नमस्कार। बिहार आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे हम इंडियन पॉलिटी के नाम से जानते हैं, की शुरुआत कर रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान के विकास और इसके पृष्ठभूमि के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद से ही भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग यूरोपीय कंपनियों के द्वारा अपना आधिपत्य जमा लिया गया। इसी क्रम में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश के द्वारा जब भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाने की शुरुआत हो रही थी, तो आप इतिहास में ये जानते होंगे कि 1757 के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद बिहार बंगाल के क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग साम्राज्य कायम हो चुका था। 1765 में इलाहाबाद और मुगल शासक के साथ संधि के बाद मुगल शासन भी कमजोर होता चला गया। इसी क्रम में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लंबे समय तक भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की योजना के लिए नए या विभिन्न प्रकार के अधिनियम एक्ट की शुरुआत की गई, जिसमें 1773 में सबसे पहला एक्ट आकर के भारत की आज़ादी के समय 1947 तक विभिन्न अधिनियम के बारे में आज हम समझेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में बताता हूं, उसके बाद क्रम अनुसार हम लोग उसके विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 1773 में सबसे पहला अधिनियम आया, तो अगर हम वर्ष क्रम देखें तो 1773, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1873, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947 ये वर्ष क्रम है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिनियम लाए गए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1773 इस समय अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें हम किसी रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो ये कि इस अधिनियम के अनुसार या इस एक्ट के में पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। दूसरा कि इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और उस समय मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन ले आया गया। इस अधिनियम के तहत सबसे पहले गवर्नर जनरल बनने वाले लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इसके साथ ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। इसके बाद इस एक्ट के तहत ब्रिटिश कर्मचारियों को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, उन्हें निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने की मनाही
हो गई या प्रतिबंध लगा दिया गया। अर्थात सबसे पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश इस अधिनियम के तहत की गई थी। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट, इस समय यह कहा जाता है कि इस समय दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई, जिसको द्वैध शासन के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए नियुक्त किए गए। आप देखेंगे कि पूरे औपनिवेशिक काल में 3 बार द्वैध शासन का जिक्र आता है। सबसे पहले 1765, अर्थात 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद, या यूं कहें कि 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो 1765 से 1772 पहली बार, 1784 से 1858 दूसरी बार, और 1919 से 1935 में तीसरी बार। आगे हम इसकी चर्चा करें। तो 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कही। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें यह निर्धारित किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भत्ते जो हैं वो भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस एक्ट के अनुसार 3 बातें प्रमुख रूप से हमें ध्यान रखना होता है। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, परंतु इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार करने की छूट मिली। इसके साथ ही भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने की अनुमति दी गई, और 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की छूट दी गई। इसके बाद है 1833 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। साथ ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में 4था सदस्य शामिल कर दिया गया। अभी तक गवर्नर जनरल के साथ 2 लोग और हुआ करते थे, अब कुल 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही 1843 में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए। इसके अलावा पहली बार 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इसके आगे बात करें तो 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन भारत में करवाने की आधार रखी गई। इसके साथ ही 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। साथ ही गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, जिसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिसे हम विधान पार्षद कहते हैं। इसके बाद है 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम का अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो इससे पूर्व 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया, जिसके तहत अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ब्रिटिश क्राउन जो
महारानी हुआ करती थी। इसके बाद भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। साथ ही 15 सदस्यों की भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते रहे। अब इसके बाद मुगल शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। भारत में अब एक भारत का राज्य सचिव ब्रिटेन में नियुक्त किया गया, जिसे हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा करते थे। अर्थात अब भारत पर सीधा नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के द्वारा शुरू हो गया। इस समय भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, जिसे हम ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में जानते थे। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को अब भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। इसके साथ ही 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करता था उसका विस्तार किया गया। साथ ही पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसे विभागीय प्रणाली की शुरुआत कहते हैं, इसकी शुरुआत की गई। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ये अध्यादेश 6 महीने के लिए हुआ करती थी, अर्थात कोई भी आदेश को 6 महीने के लिए किया जाता था। साथ ही भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश के लिए और 213 राज्यपाल के लिए अध्यादेश की प्रावधान किए गए। गवर्नर जनरल अब और शक्तिशाली हो गए। साथ ही 1873 में एक अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। और इसके तहत ही 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। आप जानते होंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 31 दिसंबर 1600 में की गई थी। इसके साथ ही 1876 में शाही उपाधि अधिनियम लाया गया। इसके तहत 28 अप्रैल 1876 को यह घोषणा किया गया कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया अब भारत की सम्राज्ञी होंगी, अर्थात भारत पे संपूर्ण नियंत्रण ब्रिटेन की महारानी के द्वारा किया जाने लगा। इसके आगे है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस भारत परिषद अधिनियम में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, अर्थात वायसराय के द्वारा कुछ व्यक्तियों को मनोनीत किया जाने लगा, अर्थात उनकी नियुक्ति की जाने लगी। इसके साथ ही बजट या राजस्व व्यय या आय पर भारतीयों को पहली बार बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इस बजट का प्रावधान, जिसे हम वार्षिक वित्तीय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, यह हमारे भारतीय संविधान में 112 में प्रावधान किया गया है। तो पहली बार बजट पर बहस करने की या प्रश्न पूछने की शक्ति 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया। इसके बाद है 1809 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। साथ ही इसमें
लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने, मत देने का अधिकार मिला। अभी तक 1892 में जहां सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार था, बहस करने का अधिकार था, और 1909 में अब मत देने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। साथ ही प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई और पहली बार वायसराय की कार्यपालिका परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने या एसपी सिन्हा बने। इसके साथ ही 1909 में, जिसे हम मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं, तो लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। इसके आगे है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जैसे पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, अर्थात राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, जिसे हम बाद में लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। इस राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। केंद्रीय विधानसभा में 114, कुल संख्या 114 थी, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे और बचे 40 सदस्य वायसराय के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। अर्थात राज्य परिषद में 5 साल और केंद्रीय विधानसभा में 3 साल। वर्तमान समय में, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, उनका राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 साल और जिसे हम लोकसभा कहते हैं, उसमें सदस्यों की कार्यकाल 5 साल हैं। इसके साथ ही प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन अर्थात शक्तियों का विभाजन, जिसे हम आरक्षित और हस्तांतरित विषय के रूप में विभाजित किए। इस प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। तो आरक्षित विषय कौन से थे और हस्तांतरित विषय कौन से थे? आरक्षित विषय जिसमें वित्त, भूमि कर, न्याय, पुलिस, पेंशन, बिजली, बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं आदि, ये जहां पे बजट का प्रावधान किया जाता हो वहां पे आरक्षित विषय हो गए। हस्तांतरित विषय जो स्थानीय मुद्दे हुआ करते थे, जैसे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त, चिकित्सा, नापतौल, धार्मिक दान वगैरह जो हैं, ये सारे हस्तांतरित विषय थे जो स्थानीय शासन के द्वारा इसे पूरा किया जाता था। इसके साथ ही भारत के सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है, जिसे हम अब कैग के नाम से जानते हैं। और इस कैग का जो भारतीय संविधान में प्रावधान है वह अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसके साथ ही 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसे अब भी हम संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, यूपीएससी का गठन किया गया। वर्तमान समय में यूपीएससी को अनुच्छेद 315 के अंतर्गत रखा गया है। भाग 14 अनुच्छेद 315। इसके साथ ही अभी तक 1919
1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत जो मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन की या पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, इसे बढ़ाकर अब सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों के लिए भी यह व्यवस्था की गई। इसके बाद आप जो वायसराय थे उन्हें आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसके अलावा 1935 का भारत शासन अधिनियम 1928 में भारत में आए या भारत के कानूनों की समीक्षा करने के लिए भारत आए साइमन कमीशन के सिफारिशों के आधार पर था। इसके तहत ये सबसे बड़ा अधिनियम और लंबे समय तक भारत में शासन करने की योजना के साथ ये बनाया गया था। हालांकि ऐसा पूरा हो नहीं पाया। तो इस 1935 के अधिनियम के तहत 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां शामिल थी। इसमें अखिल भारतीय संघ, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी और अन्य देशी रियासतों को मिलाकर इसे बनाना था। इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो कोई भी देशी रियासत शामिल होना चाहते हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, और जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र रहें। इसके साथ ही प्रांतों की स्वायत्तता दी गई, अर्थात प्रांतों में जो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, उसे 1935 के शासन के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। उन्हें अब स्वतंत्र और स्वायत्त संवैधानिक अधिकार दिए गए। प्रांतों में द्वैत शासन को अब केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया गया। केंद्र में स्थापना के साथ ही इसे शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसके तहत संघ सूची, जिसे परिसंघ, दूसरा प्रांतीय सूची और तीसरा समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया, जो वर्तमान समय में भी संविधान के 7वें अनुसूची में इसे शामिल किया गया। इसके साथ ही संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, परंतु भारत में संघीय न्यायालय तो बनाया गया, परंतु इसके अंतिम निर्णय लेने की जो अधिकार हैं वो ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल को ही अधिकार प्राप्त था। इसके साथ ही भारत परिषद का अंत किया गया। साथ ही सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। अब जहां मुस्लिम, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, इन लोगों को सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, इसके साथ ही अब दलित जातियों, मजदूरों, महिलाओं और मजदूरों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। इसके साथ ही इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। साथ ही इसी अधिनियम के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसमें निर्वाचन में मतदान करने का भी, मताधिकारों का भी विस्तार किया गया, जिसमें लगभग जनसंख्या का 10% लोगों को मत का अधिकार मिला। इसके बाद 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यह वो वक्त था जब भारत में 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन हो चुका था, और अंग्रेज जहां लंबे समय तक भारत पर शासन करने की कोशिश में थे, अब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि भारत पर शासन कर सके, और इसी वक्त 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। हालांकि इनकी योजना जून 1948 में भारत छोड़ने की थी, परंतु 15 अगस्त 1947 को ही इन्हें भारत छोड़ना पड़ा। इस अधिनियम के तहत भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में बना, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। साथ ही अब
वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस समय गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। साथ ही प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया। साथ ही अब भारत में नया संविधान बनाने की प्रक्रिया भी तेज हो गई और 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, जिसे भारत में नए संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इस प्रकार भारत स्वतंत्र हुआ और भारत में नए लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। अगली कड़ी में हम भारतीय संविधान सभा के बारे में, किस प्रकार हमारा संविधान निर्माण हुआ, कौन कौन इसके सदस्य थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।